आइए दोस्तों, हम लोग नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की इस व्याख्यान माला के अगली कड़ी पर चलते हैं ना। मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ज्ञान गुरु का चैनल, और इसमें हम लोग जहां पर पिछली बार छोड़ा था, है ना, यानी जो हम लोग बात कर रहे थे नीति शास्त्र के मानकों को लेकर के और उसमें प्रयोजनवादी सिद्धांत को लेकर के, उस प्रयोजनवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो सुखवाद या हेडोनिज्म है यहां पर पहुंचे थे, और इसका हमने आपके सामने फिर से दोबारा रखा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये पूरी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, इसलिए जब तक आप इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखते चलेंगे तब तक इसको आपको आगे के वीडियोस समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, है ना। इसलिए कोशिश करें कि जो पहले के वीडियोस हैं उनको भी देखते चलें और उसी क्रम में इसको आगे पढ़ते चलें। आपका कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो सकता, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक हैं उसको प्राप्त करने में हम आपके सहायक बन सकें। आइए, मैं हूं वेदांत। आपको फिर से हम बताते हैं कि जो प्रयोजनवादी सिद्धांत है ना, जो आचरण पर आधारित नैतिक मानकों का प्रयोजनवादी सिद्धांत है, उसके अंदर जो सुखवाद है वो सुखवाद मनोवैज्ञानिक और नैतिक सुखवाद के रूप में बढ़ता है। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि क्या है आखिर साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और इथिकल हेडोनिज्म। तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब यह कहा जाता है कि किसी भी आचरण का जो परिणाम है वो सुख प्राप्त करना है, ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद होता है। और जब यह कहा जाता है किसी भी आचरण का जो परिणाम वो सुख प्राप्त होना चाहिए, तब वो हो जाता है नैतिक सुखवाद। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अंतर आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि यहां पर सुख प्राप्त करना है और यहां पर सुख प्राप्त करना का लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो यहां पर शुड बी है, यहां पर मस्ट है। इसी को अगर हम आगे बढ़ें तो जो नैतिक सुखवाद है वो स्वार्थमूलक भी हो सकता है ना, जिसको कुछ विचारक जो हैं वो अहमवाद कहते हैं, है ना। उसको इगोइज्म के आधार पर ले जाते हैं। स्वार्थमूलक होता है और कुछ परार्थमूलक होता है, यानी एक ऐसा सुख जो सिर्फ अपने लिए होता है ना, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है ना। कोई भी काम हम इसलिए करते हैं कि उससे सिर्फ हमको सुख मिले, जैसे तमाम प्रकार के नशे की प्रवृत्तियां ना, वो अपने सुख के लिए होती हैं। और दूसरी तरफ परार्थमूलक, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हमको सुख हमारे तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इससे दूसरों को भी सुख मिले, समाज को भी मिले, हमारे परिवारजन को मिले, हमारे सामाजिक लोग, हमारे समुदाय को मिले, वो परार्थमूलक सुखवाद हो जाता है। ठीक है ना। अब जो स्वार्थमूलक है और परार्थमूलक सुखवाद है, जिसको हम वैयष्टि और समष्टि के रूप में कह सकते हैं, ये फिर से दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। इनका एक निकृष्ट प्रकार है, एक उत्कृष्ट प्रकार है। एक थोड़ा इंफीरियर सेंस के हैं और दूसरे सुपीरियर है ना, स्वार्थमूलक में भी और परार्थमूलक में भी। तो जो स्वार्थमूलक इंफीरियर है, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही हमारे लिए इंद्रिय सुखों से संबंधित होता है, भौतिक सुखों से संबंधित होता है, वो स्वार्थमूलक सुखवाद होने के साथ साथ कैसा है, निकृष्ट प्रकार का है। जबकि अगर वही हमारी कलात्मक अभिरुचियों से संबंधित है ना, इस प्रकार की चीजें हो सकती है ना, जैसे कि किसी प्रकार का साहित्य पढ़ने में, किसी प्रकार की कलाकारी करने में, किसी प्रकार का रंग भरने में अगर हमको आनंद मिलता है, हमें सुख मिलता है, तो वो भी सुखवाद है, स्वार्थमूलक है, लेकिन वो किस प्रकार का है, वो उत्कृष्ट प्रकार का है। लेकिन जैसा हमने कहा कि किसी विशेष प्रकार का नशा करके हमको जो उपलब्ध होता है, या विशेष प्रकार की कोई क्रियाओं में हमको आनंद मिलता है, तो वो निकृष्ट प्रकार का हो जाएगा ना, ऐन्द्रिक क्रियाओं पर। जबकि परार्थमूलक भी इसी प्रकार से निकृष्ट और उत्कृष्ट प्रकार का हो सकता है ना। जहां पर हम परार्थमूलक जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के अपनी जाति को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने समुदाय को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के एक से अधिक लोगों के लिए हम हित पहुंचाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो व्यापक मानव समाज के लिए नहीं होता, बल्कि एक विशेष प्रकार के वर्ग तक सीमित रह जाता है। ठीक है, जैसे अपनी जाति को लेकर के किसी प्रकार का कोई काम किया, अपने धर्म को लेकर के कोई काम किया, अपने कम्युनिटी को लेकर के कोई काम किया, तो वो परार्थमूलक तो हुआ, लेकिन किस प्रकार का है, वो निकृष्ट प्रकार का है। जबकि वहीं अगर उत्कृष्ट प्रकार का अगर परार्थमूलक सुख देखना है, तो जिसको कह सकते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के जो काम किया गया हो,
जो जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए काम किया गया हो, अच्छा काम किया गया हो, वो उत्कृष्ट प्रकार का परार्थमूलक होगा। अब यहां पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो इस प्रकार का जो इंटरनल इसकी डिग्रियों का जो विभाजन किया गया है ना, ये विभाजन वास्तव में बेंथम और मिल के विभाजन का या उनके विचारों का प्रतिबिंबन करता है ना। जो बेंथम है वो इस प्रकार के किसी गुणात्मक विभाजन की, मात्रात्मक विभाजन की, डिग्रियों के विभाजन का बिल्कुल पक्षधर नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है कि सुख सुख होता है ना, उसकी कोई डिग्री नहीं होती। वो कम और ज्यादा, थोड़ा या अधिक ना, बहुत बेहतर और इंफीरियर, इस प्रकार का नहीं होता। लेकिन मिल का कहना कि नहीं, इस प्रकार का होता है, और इसीलिए ये जो बंटवारा अंतिम रूप से सामने आता है, ये वास्तव में मिल के विचारों का परिणाम है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कौन से मानक आचरण होने चाहिए जिसमें कि हमको आनंद मिले, सुख मिले। और इसी सुखवाद का जो राजनीतिक संस्करण है, इसका जो राजनीतिक क्षेत्र में रूपांतरण है, उसी को कहा जाता है उपयोगितावाद। और आप जानते हैं कि उपयोगितावाद का मूल सूत्र होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुख। ध्यान रखिएगा, यह लोकतंत्र से भी कुछ बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र अधिकतम की बात नहीं करता, वो बहुमत की बात करता है, ये अधिकतम की बात करता है ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही उपयोगितावाद है। और देखा जाए तो यही लोकतंत्र का एक आधारभूत नैतिक मानक भी है ना। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण ट्विस्ट है, और वो ये है कि क्या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख अगर किसी बात पर है और वहां पर कोई एक अकेली आवाज, लेकिन नैतिक आवाज उसके विरोध में उठती है ना, तो क्या उसे हम अनसुना कर दें? क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिए कि जितनी भी सुधारक आवाजें होती हैं वो शुरुआती दौर में एक होती हैं। आरंभिक रूप से किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक समूह के द्वारा, एक क्षेत्र में, है ना, उनको उठाया जाता है, और धीरे धीरे वो अपने नैतिकता के कारण, अपनी व्यापकता के कारण, अपनी प्रासंगिकता के कारण उसका जो प्रसार है फिर वो धीरे धीरे पूरे देश में, समाज में, यहां तक कि पूरे विश्व में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उपयोगितावादी सिद्धांत के साथ हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह अपने आप में एक सामान्य प्रचलन की बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपयोगितावाद में सब चीजें हमेशा सही ही होंगी, है ना। जैसे मान लेते हैं कि लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत है और वो लगातार चला, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत आप देखते थे ना, जो हमारे पास धारा थी 377, है ना, तो लगातार चली आ रही थी लोकतंत्र में। लेकिन और उसकी जो विरोध की शुरुआत हुई, वो आप जानते हैं कि शुरुआत में बिल्कुल बहुत कम लोग थे, बहुत एक क्षेत्र से शुरुआत उसकी हुई, और धीरे धीरे वो इसकी इतनी स्थिति व्यापक हो गई कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक को उसे निरसित करने का आदेश देना पड़ा, निर्णय देना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपको कि उपयोगिता सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो सभी चीजें जरूरी ही हो, वो आपके सारे जो मानक हैं उनको पूरा ही करें। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जो मानकीय नीति शास्त्र है उसका एक और हमने वर्च्यू बेस्ड जो डिवीजन है, सद्गुणों पर आधारित जो वर्गीकरण है वो देखा, इसी प्रकार से आचरण के आधार पर जो प्रयोजनवादी सिद्धांत है वो देखा, और अब एक विशेष प्रकार का जो सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं कर्तव्यवादी सिद्धांत, है ना, कर्तव्यवादी जो विचार है ना, दायित्व के आधार पर जो विचार है ना, इसके आधार पर भी डिवीजन किया जाता है। तो अब यहां पर एक चीज आपको जरूर सोचने की होगी कि अगर वो प्रयोजनवादी सिद्धांत वो आचरण पर है और कर्तव्यवादी विचार भी, ये भी आचरण पर, कंडक्ट पर आधारित है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो दोस्तों दोनों के बीच में बहुत छोटा सा अंतर है, ध्यान रखना है आपको। और वो ये ध्यान रखना है कि जो प्रयोजनवादी सिद्धांत या सुखवादी सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमेशा उन मानकों पर काम करता है जिनसे संबंधित जो कर्म है उनका परिणाम क्या है। इसका मतलब हुआ कि सुखवाद किस पर या उपयोगितावाद किस पर अपनी नजर रखता है?
उसका फोकस होता है अंतिम परिणाम पर। और दूसरे शब्दावली में कहें तो वो साध्य पर आधारित विचारधारा है, जबकि जो कर्तव्यवादी विचार है ये साध्य पर नहीं, साधन पर आधारित विचारधारा है। जैसे सिंपली आप इस तरह समझिए कि अगर हम कोई काम करते हैं, किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, किसी प्रकार का विश्वास करते हैं, किसी प्रकार की क्रियाविधि में संलग्न होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कोई प्रयोजन होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई आउटकम आता है, और साथ में एक प्रोसीजर होता है, साथ में हम किसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो साधन और साध्य ना, ये दो चीजें हुई। एक चीज साधन जिसके माध्यम से साध्य प्राप्त किया जाता है, जिसके माध्यम से कर्म किया जाता है, और साध्य जो प्रयोजन है उसका, जो उसका परिणाम है, जिस रूप में वो सामने आता है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना प्रयोजन या जितनी मंशा व्यक्त की गई थी उतना ही परिणाम आया हो, जितना हमने सोचा था उतना ही मार्क्स आया हो, लेकिन पढ़ने की, लिखने की प्रक्रिया या साधन, पुस्तक इत्यादि, और साथ में वो साध्य जो हमको अल्टीमेटली मार्क्स के रूप में सामने आया। अब यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि जो ये प्रयोजनवादी या उपयुक्तवादी सिद्धांत था, ये सिर्फ किस पर फोकस कर रहा था? साध्य पर, परिणाम पर फोकस कर रहा था कि परिणाम भाई हमारा सुख वाला होना चाहिए, है ना। साधन आप कुछ भी अपना लो। यहां पर जो कर्तव्यवादी विचारधारा है ये साध्य पर नहीं, लक्ष्य पर नहीं, परिणाम पर नहीं, बल्कि ये साधनों पर विचार करेगी। ठीक है, ये साधनों पर विचार करेगी। यहां पर आपको एक रिलेवेंट अंतर है, वो हम आपको समझा दें। मार्क्स और गांधी के विचारों को लेकर के जब तुलना की जाती है तो माना जाता है कि जो कार्ल मार्क्स है वो सिर्फ साधनों पर ध्यान रखता था, साधनों पर फोकस करता था ना। वो ये इस चीज को लेकर के हमेशा चलता था कि जो साधन हैं वो कैसे भी हो, इवन हिंसक हो जाएं, उनको भी वो स्वीकार कर लेता था। लेकिन हमेशा उसका कहना था कि जो लक्ष्य है, यानी जो क्रांति है, जो सर्वहारा की क्रांति है, वो हमें अवश्य मिलनी चाहिए। तो उसका अंतिम गोल क्या था? अंतिम गोल कम्युनिज्म, साम्यवाद, वो क्रांति है ना, वो सर्वहारा में बंटवारा, ये उसका अंतिम लक्ष्य था, ये साध्य था उसका। तो वो किसी भी प्रकार के साधन के प्रयोग का समर्थक था। लेकिन गांधी के साथ ऐसा नहीं था। गांधी हमेशा साधनों पर ज्यादा ध्यान देते थे, साध्य पर नहीं देते थे। उनका कहना कि साधन अच्छे होंगे तो साध्य अपने आप अच्छा होगा, साधन अगर पवित्र होंगे तो साध्य अपने आप पवित्र होगा। ठीक है ना। इसलिए गांधी को नैतिक रूप से ज्यादा प्रासंगिकता और दीर्घजीवता उपलब्ध हुई है अपेक्षाकृत मार्क्स के। ठीक है ना, क्योंकि उसका लक्ष्य उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, साधन महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है ना। यहां पर गांधी साधन को महत्वपूर्ण मान रहे थे, उस परिणाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे थे। इसको और भी सरल शब्दों में समझना है आपको, तो सिर्फ दो अगर आप अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर समझें तो इसको कह सकते हैं, एक होता है ना, टेलियोलॉजिकल, प्रयोजनवादी, उद्देश्यवादी। ये क्या करेगा? ये हमेशा साध्य पर, परिणाम पर ध्यान रखेगा। ठीक है। और जो इसी का दूसरा विचार है वो इस पर ध्यान नहीं पड़ेगा, बल्कि वो करेगा डीओंटोलॉजिकल, है ना, कर्तव्य या दायित्ववादी, है ना। ये हमेशा किस पर काम करेगा? ये हमेशा साधन पर ध्यान रखेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए आप। तो जो भी मानक आचरणों के आधार पर निर्धारित होते हैं वो या तो टेलियोलॉजिकल होते हैं या फिर डीओंटोलॉजिकल होते हैं। जो डीओंटोलॉजिकल होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो साधन अपनाया गया है वो नैतिक है कि नहीं, साध्य या परिणाम पर ध्यान नहीं रखते। लेकिन जो टेलियोलॉजिकल होते हैं वो हमेशा परिणाम पर ध्यान रखते हैं, साध्य पर ध्यान नहीं रखते, साधन पर ध्यान नहीं रखते। ठीक है ना। सरल उदाहरणों में अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ना मार्क्स कितना ला रहा है, रैंक क्या ला रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो नकल कर रहा है या और किसी प्रकार की कोई और जो विसंगतियां हैं उनको अपना रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और यहां पर ध्यान रखना है आपको कि उसकी रैंक कुछ भी हो, उसका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो साधन, ऐसे साधनों का कभी प्रयोग नहीं करेगा जो अनैतिक होंगे ना। इसका एक अलग, न केवल नैतिक
आधार बनेगा, बल्कि इसका एक अलग उसे आनंद भी मिलेगा, है ना। और यहां पर उसे सब कुछ प्राप्त होते हुए भी ना हो सकता है कि वो अपने अंदर से टूट गया हो, वो अंदर से हताश हो, अंदर से उसके अंदर पश्चाताप हो। तो ये काफी बेसिक अंतर हो जाता है, जबकि दोनों में काम करना होता है, दोनों में आचरण करना होता है। तो आइए कर्तव्यवादी विचार पर हम बात करें। ये एक तरह से डियोंटोलॉजिकल है, यानी साधन पर काम करता है, और इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत ना वो कांट ने बनाया था। जर्मन विचारक है इमैनुअल कांट। इनका विचार ये था कि कभी भी जो लक्ष्य है, परिणाम है, उसका प्रयोजन है, उस पर ध्यान नहीं रखना है। आपको हमेशा किसी प्रकार का जो कर्तव्य है वो सिर्फ कर्तव्य के लिए करना है। तो यहां पर प्रयोजन क्या हो गया? कर्तव्य ही प्रयोजन है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य कर्तव्य के लिए। जब इस प्रकार का आप कोई निर्णय करते हैं, इस प्रकार की जब कर्म करते हैं, इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो उसी प्रकार के आचरण के लिए उसने कहा था कि यह वास्तव में कैटेगरिकल इंपेरेटिव या निरपेक्ष निर्णय का विचार है। उसीलिए उसने नैतिक मानकों को, नैतिक विचारों को किसी के सापेक्ष नहीं माना, परिणाम के भी सापेक्ष नहीं माना, उसने उसको निरपेक्ष बताया। उसमें किसी भी प्रकार के परिणाम, साध्य, सुख, है ना, किसी शुभ, किसी के लिए भी सापेक्ष नहीं, वो इन सब से ऊपर। नैतिक निर्णय अपने आप में निरपेक्ष है। इसीलिए उसका हमेशा यह विचार था कि नैतिक जो नियम होते हैं, या इस प्रकार के जो निरपेक्ष नियम होते हैं, निरपेक्ष निर्णय होते हैं, वास्तव में वो शाश्वत नियम है। और इसका क्राइटेरिया उसने कहीं समाज में या बाहर नहीं ढूंढा था। इसका क्राइटेरिया, इसकी कसौटी उसने अपने अंदर ढूंढी। और उसका कहना था कि हमेशा उसी नियम के आधार पर काम करना चाहिए। नैतिक नियम वही नियम है ना, जिन नियमों के आधार पर काम करते हुए आपको लगे कि उसी समय वो नियम सार्वभौमिक नियम बन सकते हैं। मतलब कहने का ये कि उन परिस्थितियों में उस प्रकार की जो जरूरतें हैं, उन आवश्यकताओं को देखते हुए जिस प्रकार का भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम हमारा ही नहीं बल्कि ये सारी दुनिया के लिए उचित है, तो निश्चित रूप से वही निरपेक्ष निर्णय है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का एक गोल्डन रूल है ना बाइबल में भी मिलता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हमेशा आप वही काम करें, दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो उस प्रकार की परिस्थितियों में आप अपने लिए चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो नियम कैसा हो जाएगा? वो सार्वभौमिक नियम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये बाइबल का गोल्डन रूल है ना, एक स्वर्णिम सिद्धांत, वैसे ही उसने कहा था निरपेक्ष निर्णय। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमेशा उसने कही थी कि हमेशा मनुष्य साध्य रहे। नैतिक नियम कैसे होने चाहिए, कर्तव्य कैसा होना चाहिए कि हमेशा मनुष्य साध्य रहे, मनुष्य कभी साधन नहीं बनना चाहिए। और इसी को आगे बढ़ाते उसने कहा था कि हमेशा आप मानवता के जो साम्राज्य है, उसके साध्यों के साम्राज्य का सदस्य बनकर के आप काम करिए। अगर आप साध्यों के साम्राज्य का सदस्य यानी उसके एक मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो कभी भी मनुष्य को मनुष्य के लिए कभी साधन बनाएंगे ही नहीं। और उस प्रकार का जो मानववादी विचार निकलेगा वो हमेशा शाश्वत होगा और हमेशा ही वो नैतिक होगा। इसीलिए उसका कहना था कर्तव्य कर्तव्य के लिए। इसी बात को हम कह सकते हैं कि गीता में भी कहा गया था और इसी को कर्मयोग कहा गया है ना। वही व्यापक रूप से प्रचलित और प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये कर्मयोग। इसका भी मतलब यही था कि तेरा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने पर है। कर्म कर, फल वही साध्य, परिणाम, प्रयोजन ना, टेलियोलॉजिकल, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, उस पर तेरा कोई वश नहीं। तेरा वश केवल कर्तव्य करने पर है। अपने कर्तव्य को करना चाहिए, उस पर उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल वो तो अपने आप उपलब्ध होगा। ध्यान से सोचिए, ये कितना वैज्ञानिक भी है। आप जब कोई एक्शन करते हैं तो जो उसका रिएक्शन होता है वो तो अपने आप होगा ना। रिएक्शन पर आपका वश नहीं है, वश किस पर है? सिर्फ एक्शन पर। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कर्तव्यवादी विचारक है, वो चाहे कांट हो या गीता हो, उसने इस प्रकार के
विचार दिए कि आप अपने साधनों को पवित्र रखिए और सिर्फ कर्तव्य के लिए कर्म करिए। आप ये चिंता मत करिए कि उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। अब इसी क्रम में जो मानकीय नीति शास्त्र के नियम हैं, उनका एक और क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया ना राइट बेस्ड या अधिकार पर आधारित था। ठीक है ना, अधिकार पर आधारित। इसी क्राइटेरिया की बात हमने पहले के वीडियो में आपको न्याय के संदर्भ में बताया था, उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने काफी डिटेल से इसको बताया है। यहां पर आपको हम संक्षेप में समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में रॉल्स का जो ये क्राइटेरिया है अधिकार पर आधारित, ये अधिकार, स्वतंत्रता, शक्तियां, समानता, आत्मसम्मान, धन संपदा, इन पर आधारित जो कुछ भी है, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि हमेशा ना जो अधिकार का विभाजन है, अधिकार का जो वितरण है, अधिकार का जो आवंटन है, वो हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए। और न्यायपूर्ण अधिकार के आवंटन में हमेशा स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का व्यापक रूप केवल विचार और अव्यक्त का नहीं, बल्कि विचार और अव्यक्त के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता। और यह हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि यह स्वतंत्रता तभी कारगर हो सकती है जब अधिकारों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। उसमें हर वंचित व्यक्ति के अधिकार को समेकित किया जाए। सिर्फ उसको विधि की प्रक्रिया पर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसका वंचित व्यक्ति को अतिरिक्त उसका लाभ उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उसने इस परिप्रेक्ष्य में समझाई थी, वो ये कि हमेशा अधिकारों का प्रयोग इस ढंग से करना होगा कि दूसरे के जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो। क्योंकि अगर हमारे अधिकार के प्रयोग की प्रक्रिया में किसी दूसरे के अधिकार का हनन होता है, तो निश्चित रूप से उस प्रकार के अधिकारों की जो स्वतंत्रता है वो हमें कभी भी समानता के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचाएगी। और अगर समानता तक के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचाई तो निश्चित रूप से फिर वो न्यायपूर्ण वितरण या न्यायपूर्ण जो कंडक्ट है, न्यायपूर्ण जो आचरण है, वो नहीं हो पाएगा। अगर न्यायपूर्ण आचरण नहीं तो वो फिर नैतिक आचरण नहीं है, अनैतिक आचरण है। इसीलिए उसने हमेशा एक प्रकार से कहें कि वो जो गोल्डन रूल था कि आप वही काम करिए जो दूसरों से अपेक्षित अपने लिए करते हैं, अपने लिए आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसे उसने कहा कि इसमें किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि अधिकारों पर आधारित जो कंडक्ट है वो भी मानकीय नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक और सबसे ज्यादा अधुनातन, सबसे ज्यादा समसामयिक क्राइटेरिया या कसौटी है। अब हम अगर संक्षेप में इस पूरे नॉर्मेटिक इथिक्स को एक नजर में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी नॉर्मेटिव इथिक्स थी, ठीक है ना, इसके अंतर्गत हमने कुल मिलाकर के 4 बड़े विचार पढ़े, है ना। पहला जो विचार था वो वर्च्यू बेस्ड था, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे लोग आए। जो दूसरा विचार था, है ना, वो वास्तव में प्रयोजनवादी था या उपयोगितावादी था या टेलियोलॉजिकल था। इसके बाद का जो विचार था वो डिओंटोलॉजिकल या कर्तव्यवादी था। और अंतिम रूप से उसे आप कह सकते हैं कि वो अधिकार पर आधारित या राइट बेस्ड कंडक्ट था। तो या इसको आप ना न्याय पर आधारित, जस्टिस बेस्ड कंडक्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से जब हम कभी भी किसी केस स्टडी पर विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो मूल चारित्रिक गुण हैं, वर्चूज हैं, उनका कितना अनुपालन हो रहा है, उसका प्रयोजन क्या है ना, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, क्या परिणाम मेरे लिए या समाज के लिए सुखवादी है या नहीं। दूसरी बात कि उसमें जो साधन का प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया गया है, प्रयोजन कुछ भी हो या प्रयोजन उसका
जो भी निकलना हो निकले, उस पर हमारी निगाह ना हो, बल्कि सिर्फ साधनों पर निगाह हो, साध्य पर निगाह हो, साधनों पर निगाह हो ना। मूल चारित्रिक गुण, जहां पर सुखवादी परिणाम पर फोकस किया गया है, यहां पर साधनों पर फोकस किया गया है, और यह है जहां पर हम वंचित व्यक्ति के अधिकारों पर फोकस करते हैं, है ना। इनके आधार पर किया गया कोई कंडक्ट, इनके आधार पर बनाया गया कोई नॉर्म्स, इनके आधार पर की गई कोई क्रिया, इनके आधार पर लिया गया कोई निर्णय, इनके आधार पर प्रचलित किया जाने वाला विश्वास निश्चित रूप से वो नैतिक होगा, इथिकल होगा। यह मान्यता इस नीति शास्त्र की थी। तो स्वाभाविक है कि नॉर्मेटिव का जो इतना बड़ा कैनवस है, इसमें से निश्चित रूप से आपको थ्योरी बेस्ड प्रश्न भी आते हैं, और साथ ही साथ जो सवाल केस स्टडी के होते हैं उन पर विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इससे संबंधित इस सीरीज की जितने भी वीडियोस हैं उनको बहुत गौर से देखिएगा, और कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, कहीं भी आपको किसी चीज का अंतर स्पष्ट नहीं होता है, तो उसे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पर लिखिए या डायरेक्ट बात करिए ना, उसका बिल्कुल निदान आपको किया जाएगा ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसका जो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है वो जितना आपके पास स्पष्ट होगा, उतना ही आप बेहतर न केवल आत्मविश्वास पाएंगे, बल्कि अंक भी आपको उपलब्ध होगा। तो ठीक है, इस वीडियो की, इस श्रृंखला के जो भी इसके पहले के चैनल उनको देखते रहिए, वीडियोस को देखिए, और साथ ही आगे के संदर्भ में हम आपको पहले से क्लियर कर दें कि इसी क्रम में अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो सिविल सेवा में इथिक्स को लेकर के क्या क्या आयाम सामने आ रहे हैं, या जो कह सकते हैं जो इसका इम्प्लाइड पार्ट है वो किस तरह से लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, इस पर हम लोग आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तो स्वाभाविक है कि इसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहिए। थैंक यू।